हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। हमारा घटना चक्र सीरीज हिस्ट्री का एंशिएंट और मिडाइवल कंप्लीट हो चुका है। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे यूट्यूब चैनल में मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एंशिएंट की सेपरेट प्लेलिस्ट है, मिडाइवल की अलग है। सारे चैप्टर्स के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एज प्रॉमिस्ड नेक्स्ट पार्ट विच इज मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आज हम करने वाले हैं वो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो पहला है इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कैलिकट। वेरी बेसिक क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। द आंसर इज 1498 एडी। ठीक है, वेस्टर्न, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पढ़ लेते हैं, इसी के आसपास जो है आगे के भी क्वेश्चंस होंगे। तो वास्को डिगामा अराइव्ड एट द वेस्टर्न पोर्ट ऑफ, कौन से पोर्ट पे? एट कैलिकट। कब? 20 मई 1498 को। उन्होंने एक नया ऑल्टरनेटिव सी रूट डिस्कवर किया था एंड ही वाज वेलकम्ड बाय जमोरिन। जमोरिन कौन थे? वो एंशियंट टाइटल दिया जाता था कैलिकट के रूलर्स को। ठीक है, he earned 60 times more profit in Europe from black pepper trade with India। तो वास्को डिगामा आए, उन्होंने ब्लैक पेपर ट्रेड स्टार्ट किया, उन्हें काफी ज्यादा जिसे बोलते हैं प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में पोर्चुगीज मर्चेंट्स आ गए इसी वजह से ब्लैक पेपर की खोज में, और उन्होंने अपने कमर्शियल फर्म्स एस्टैब्लिश किए। कहाँ कहाँ पे? कैलिकट में, गोवा में, दमन, दीव एंड हुगली। ठीक है, उसके बाद पहले पोर्चुगीज गवर्नर जो है वो थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ठीक है, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी एट्रीब्यूट करी थी। ठीक है, इसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या मेंशन था? द पोर्टुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। तो बेसिकली अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में सिर्फ जो सेलर्स जो ट्रैवल कर सकते थे, जो मर्चेंट्स थे, वो हो सकते थे सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज। ठीक है, तो ये इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए वो थे अल्बुकर्की। ठीक है, अल्बुकर्की 1509 में आए और ये नए वाइसरॉय बन गए। इन्होंने एनेक्स किया गोवा को, किससे? फ्रॉम बीजापुर रूलर यूसुफ आदिल शाह। एंड उसके बाद से गोवा मेंटेन रहा एज द एपिसेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एंटिटी। एंड आज भी आप लोगों को पता है कि गोवा में पोर्चुगीज कल्चर बहुत हद तक प्रेवलेंट है। तो देखिए, अब जो ये हमारा बॉक्स है, दिस बॉक्स कंटेन स्टार्टिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। एंड अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ भी नया नहीं होगा, इसी बॉक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, बस इसी से आगे पीछे क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज कर सवाल होंगे। ओके, सो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वास्को डिगामा? उसके बाद है Zamorin was the ruler of Calicut during Vasco da Gama's trip to India in 1498। अभी हमने पढ़ा, करेक्ट स्टेटमेंट है। In his first trip, Vasco da Gama stayed for approximately 1 year in India। ये इनकरेक्ट है। And he revisited India in 1501। ये भी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा only 1। ठीक है, तो ये रिविजिट कब किया था इन्होंने? 1502 में किया था। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? तो अभी हमने देखा ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? डी अल्मेडा। ठीक है, डी अल्मेडा का यहाँ पे ये देखिए पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। When did Vasco da Gama come to India? 1498। Who was the first Portuguese viceroy in India? तो अल्मेडा। अब देखिए, कहीं पे डी अल्मेडा लिखा है, कहीं पे पूरा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लिखा है, यहाँ सिर्फ अल्मेडा है। Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? तो ये थे जमोरिन। Who among the following visitors to India did not belong to Portuguese country? अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रैवलर्स है, इनमें से बताना है कौन से पोर्चुगीज नहीं थे। तो दुआर्ते बारबोसा थे, डोमिंगो पाइस भी थे, फर्नाओ नूनेस भी थे, पीटर मुंडी नहीं थे। ठीक है, पीटर मुंडी इटालियन थे, सॉरी ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ये इटालियन नहीं थे। वो निकोलो मनुची थे, वो थे इटालियन। नेक्स्ट है वोयाजर्स और उनकी कंट्री के साथ, यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो गए वास्को डी गामा, अभी हमने देखा पोर्चुगल के थे। उसके बाद है हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश थे। देन वी हैव कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन से आए थे, और तस्मान हॉलैंड से। नेक्स्ट है हमारे, फिर से वही है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह थी या जो भी इवेंट्स हुए थे वो कौन से पर्सन से एसोसिएटेड है। तो अल्बुकर्की, तो इन्होंने एक्वायर किया था गोवा को, तो ये हो गया सही। इसके बाद है न्यूनो डे कुन्हा, इन्होंने चेंज किया था पोर्चुगीज हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा तक। उसके बाद फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी हमें पता ही है। एंड पेड्रो अल्वारेज कैब्रल अराइव्ड इन इंडिया इन सितंबर 1500। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी, तो डी का 3। ठीक है, अब ये देखिए डी का 3 में 3 ऑप्शन थे, तो ये हमारा हट गया। इसके बाद अल्बुकर्की ने एक्वायर किया था गोवा को, तो ए का 4। ए का 4 में हमारे ये थे, यहाँ पे था और यहाँ पे था, बट ये हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट था, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। फिर से एक्सप्लोरर और उनकी बर्थ प्लेस का ही क्वेश्चन है, और ये अभी बिल्कुल 69 बीपीएससी में ही पूछा गया था। तो अगेन क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हो गए? तो ये थे हमारे इटालियन। ठीक है, इसके बाद है जैकिस कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक, ये हो गए यूनाइटेड किंगडम के, एंड फर्डिनेंड मैगेलन
पोर्चुगल के। तो देखिए इस टाइम पे बहुत थोड़े से मतलब जिसको कहते हैं ना डिफिकल्ट ट्रैवलर्स एक्सप्लोरर्स के नाम दिए हुए थे। तो अगर आपको इसमें एक भी पता है, ठीक है, अगर एक भी पता है, जैसे आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली मार्क किया है फॉर एग्जांपल ए का 3, तो जैसे एक भी पता है तो इस तरीके से आप 50-50% तो कम से कम डिवाइड कर सकते हैं। जब 50% आपका एलिमिनेट हो गया उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दूसरे और ऑप्शंस पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो आप करेक्ट मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो रिस्क टेकिंग हो जाता है कि 50% में आप मतलब कुछ क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ऑब्वियसली सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे, और यूपीपीसी इसका बड़ा पसंदीदा सवाल रहा है, बैक टू बैक पूछा गया है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। तो रियल पावर के लिए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अल्बुकर्की को, क्योंकि इन्होंने गोवा को एनेक्स किया था और उसके बाद से उसे अपना मतलब एपिसेंटर बना लिया। विथ रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन, अब ये पहले ही स्टेटमेंट गलत दे रखा है, 1498 होना चाहिए ये, ठीक है। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया मसूलीपट्टनम। अब देखिए बाकी के सारे क्वेश्चन जो है हमारे, अब हम ये हमें फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है जो हमें पढ़ लेना है सो दैट याद रहे। इंग्लिश ने पहले मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी साउथ इंडिया में, कहा मसूलीपट्टनम में। फिर ईस्टर्न इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ओडिशा में। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। फिर है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। तो पहला उन्होंने किला कहाँ बनाया था? तो कोचिन में बनाया था। किस टाइम पे? बाय अल्फोंसो डी एल्बुकर्की इन कोचिन। और जो कैननोर और अंजेडिवा में था वो बनवाया था अल्मेडा ने, ठीक है। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे। हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप अ स्ट्रीट ट्रेड सेंटर, सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो ऑब्वियसली ये भी पोर्चुगीज थे। Who among the following factories in Bengal the one established by Portuguese was? तो वो था हुगली। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ कॉल्ड पुडुचेरी, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज, सही बात है। और बाद में फिर ये मेनली फ्रेंच कॉलोनी था, लेकिन लेटर टाइम पे। इनिशियली पौंडीचेरी पहले पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करता था। फिर सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, तो ये इनकरेक्ट है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 200 साल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा ऑक्यूपाई, ठीक है। तो डच थे जो कि थे सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। ब्रिटिशर्स ने भी ऑक्यूपाई किया था थोड़े टाइम तक, बट फिर दे हैंडेड इट ओवर टू फ्रांस एज पर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो कुल मिलाकर के 4 पावर्स हो गई। पहली हो गई पोर्चुगीज, ठीक है, दूसरे हो गए डच, फिर थोड़े टाइम तक होगा इंग्लिश, और फिर लास्ट में फ्रेंच, ठीक है। तो इतने लोग थे पौंडीचेरी के कॉलोनाइजर्स। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, तो कौन यूज करता था इसे? पोर्चुगीज ही यूज करते थे, ठीक है। किस लिए? वो बेसिकली जो ट्रेड पास होता था उसमें से मतलब टैक्स बचाने के लिए ये काम किया करते थे। हु यूज हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन था, ये यूपीएससी 1995 का, और इसके बाद 65 बीपीएससी में इसे पूछा गया। आंसर है इसका पोर्चुगीज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर है इसका जॉब चार्नक, ठीक है। तो जॉब चार्नक ने, ये थे चीफ थे किस चीज के? कासिम बाजार फैक्ट्री के। ही सिलेक्टेड सुल्तानती इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर, और फिर ये सुल्तानती इवेंचुअली कलकत्ता बन गया। हु फाउंडेड कैलकाटा? अगेन जॉब चार्नक। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मद्रास में सेटअप हुआ था। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में हुआ था 1688 में। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, तो जॉइंट स्टॉक सब कंपनी से पहले तैयार करी थी पोर्चुगीज। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, तो पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टैब्लिश करी थी? तो ये थे डच, ठीक है। पहली जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में, लेकिन जॉइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्टैब्लिश हुई थी 1602 में। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सीधा आंसर हो जाएगा डच। अगर यहाँ पे होता ब्रिटिश या इंग्लिश का ऑप्शन होता तो हम उसे सिलेक्ट करते, बट क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो फिर सेकंड हो जाएगा हमारा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला है द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं था। मॉडर्न कोची वाज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम, तो ये भी गलत है। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ, अगेन एक्सट्रीम वर्ड आ गया ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। द डच डिफीटेड पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, तो ये ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है करेक्ट। और फिर उसके बाद इनिशियली डच के पास था और फिर बाद में ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन बन गया था ये 1814 में। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अब देखो डच ने स्टैब्लिश किया था, ये सारी चीज हुई थी 17th सेंचुरी में, लेकिन जो गजपति रूलर्स थे उनका रूल ही एंड हो गया था बाय 16th सेंचुरी, तो मतलब ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर है अल्फोंसो डी अल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ठीक बात। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो अब देखिए हमें वही बताना है कि पैरेलली टाइम पीरियड के साथ मैच कर रहे हैं ना, कि गोवा कैप्चर किया था बीजापुर सल्तनत से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, लैंड किसने दिया था, तो विजयनगर एम्पायर, तो सेम टाइम पीरियड था, तो आंसर करेक्ट हो गया 2 एंड 3। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, तो क्या था, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सही बात है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल आर्म्स और मॉडर्न आर्म्स में मॉडर्न आर्म्स वाले ही जीतेंगे। इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन देयर सर्विस। तो ये तो सच बात थी कि ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यहाँ पे आर्मी स्टैब्लिश करी तो उसमें इंडियन सोल्जर्स ही थे, तो इंडियन सोल्जर्स की मतलब जिसे कहते हैं ना फिडेलिटी, यहाँ पे लिखा ना वफादारी वाली बात नहीं थी, जो उन्हें ज्यादा पैसे देगा वो उनकी टीम में हो जाएंगे। तो यही सारी रीजंस की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाई, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, तो ये थे लेवेंट कंपनी, ठीक है, इन्हें मिला था चार्टर 1592 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ वन से। तो जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका स्टार्टिंग का नाम लेवेंट कंपनी था, ठीक है, बाद में उसका एक मर्जर हो गया and later it was known as East India Company, ठीक है। Which of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London, तो ये हमने अकबर वाले चैप्टर में भी किया था सेम क्वेश्चन, अकबर के पैरेलल थे। During the time of which Mughal emperor did English East India Company establish its first factory in India, तो ये इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी ड्यूरिंग जहांगीर, कहाँ पे करी थी, मसूलीपट्टनम में 1611 में, और उसके बाद फिर सूरत में 1613 में। Where in India did Britishers set up their first factory in 1613, तो ये करी थी इन्होंने सूरत में। The first factory was established at, तो ये अगेन सूरत में। Which of the British officials defeated Portuguese at Swali, तो स्वाली की लड़ाई में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हराया था पोर्चुगीज को, तो कौन थे उनके लीडर, तो उस टाइम पे थे थॉमस बेस्ट, ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट थे। नेवल बैटल हुई थी, बेसिकली पानी में वॉर हुई थी, ठीक है, ऑफ स्वाली नियर मॉडर्न सूरत सिटी, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे जिन्होंने पोर्चुगीज को हरा दिया था। With reference to the Captain Hawkin, which of the following statement is correct? Captain Hawkin से related ही बताना है। He came to India in 1611 as envoy of James I, तो ये incorrect है। He was very well versed in Turkish language, तो ये ठीक है, तो आंसर हो जाएगा only 2, ठीक है। ये आए थे मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर के टाइम में, कब, 1608 में, और पहुंचे कब, 1609 में, तो पहली बात तो ये 1611 यहाँ दिया है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, तो कहाँ पे थी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी बोला है, तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया 17th सेंचुरी का टिल 1625, ठीक है, तो 1625 तक कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, तो सिर्फ ब्रोच में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वार्टर वाले, सूरत 1613, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, ब्रोच 1619, मसूलीपट्टनम 1611, अरमा गांव 1628, हरिहरपुर एंड बालासोर 1633, मतलब इसको भी एक तरीके से काउंट कर सकते हैं, बट टेक्निकली अगर क्वार्टर पूछा है तो सिर्फ 25 तक ही होगा, पर ठीक है। Which one of the following European trading company was the first to establish its factory at Surat? तो the English ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश करी थी, ठीक है, फिर डच ने करी थी सूरत में 1616 में, और फिर फ्रेंच ने करी थी 1668 में, लेकिन सूरत में सबसे पहले किसने करी थी, ब्रिटिश ने करी थी। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री, तो ये इनको परमिशन 1613 में कहाँ मिली थी, तो सूरत में मिली थी। Where was Western Presidency situated in the early period of East India Company? Western Presidency कहाँ पर थी, सूरत में थी। Later it was shifted to Bombay, तो पहले सूरत में थी, मतलब सूरत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि वहां पे पोर्ट डेवलप था, तो जितने भी मतलब सी रूट्स वगैरह थे वो सब सूरत से कनेक्टेड थे, बाद में ये सारी चीजें बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, तो ये इन्होंने पोर्चुगीज से लिया था। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है कि बॉम्बे दिया गया था एज अ डाउरी गिफ्ट, यानी कि दहेज में, पोर्चुगीज क्राउन ने दिया था ब्रिटिश को, जब चार्ल्स टू जो थे किंग ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने शादी करी पोर्चुगल की प्रिंसेस से, तो बेसिकली उनके बीच में से रिश्तेदारी हो गई और उन्होंने दहेज में दे दिया, तो पोर्चुगीज ने अपने संबंधियों को दहेज में दे दिया क्या, बॉम्बे। बताओ, ना पोर्चुगीज का बॉम्बे, ना उनका अंग्रेजों का बॉम्बे, इंडियंस का था, उठा करके किसी और ने ऑक्यूपाई किया, किसी और को गिफ्ट कर दिया, और इतने साल तक गुलामी हमको करनी पड़ी, ठीक है। और इन्होंने क्या था, प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगल गेव बॉम्बे ऑन 10 पाउंड एनुअल रेंट इन 1668, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। तो ये कब बना था, तो यहाँ ईयर ठीक से नहीं दिया, तो ये बना था 1798 में। और ये ब्रिटिशर्स को किसने दिया था, प्रयागराज, तो ये दिया था नवाब सादत अली खान टू ऑफ अवध ने हैंड ओवर कर दिया था फोर्ट ऑफ प्रयागराज टू ब्रिटिश। Which English governor of East India Company in India was expelled by Aurangzeb? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic Wars? तो कार्नाटिक वॉर्स का पहला मेन रीजन जो था वो ये था, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो थी उसका टाइम पीरियड ये दे दिया। ऑफ शूट था वो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो कि ऑस्ट्रिया में हो रही थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया का यूरोप में। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से मतलब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी सी 1740 में। उसका एक जिसे कहते हैं ना ऑफ शूट, मतलब उसी का एक पार्ट था जो इंडिया में लड़ा गया इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से कैप्टन इन्वॉल्व थे, बर्नर्ड कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स, और उसके बाद में नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेज दी थी टू बिसीज द फ्रेंच इन मद्रास, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई। आप इसको प्रॉपर्ली एक बार रीड करिएगा तीनों कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, और तीनों का जो क्रोनोलॉजी है वो भी, ठीक है। कहाँ हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थोम नियर आदियार रिवर। एंड उसके बाद ट्रीटी क्या साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, ठीक है, ये साइन हुई थी। एंड इट एंडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन with its first Carnatic War also ended। तो बेसिकली ये दोनों वॉर्स आपस में इंटरकनेक्टेड थी, और ब्रिटिशर्स ने रीऑक्यूपाई कर लिया था मद्रास को। कर्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, तो वही इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। अब हमको लिस्ट वन से लिस्ट टू मैच करना, तो बेसिकली कौन सी वॉर्स थी और उनकी एंडिंग ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी ये हमें बताना है। तो पहली कर्नाटिक वॉर अभी हमने देखा, इस एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सिस-ला-चैपेल। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड कर्नाटिक वॉर अगर हम देखेंगे तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर हमारी हुई थी, इनकंक्लूसिव रही है। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, तो ये हो गया एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसके बाद फर्स्ट मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे वो हार गए थे। तो ये किसने लड़ी थी, हैदर अली ने लड़ी थी, और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स हार गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका कार्नाटिक बात सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या दे दिया है। तो 46 से 48 ठीक है। सेकेंड हुई थी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये थी 49 से 54। अब इसकी भी क्रोनोलॉजी ऐसी है कि आपको लिखनी है और याद करनी है। थर्ड बैटल हुई 58 से 63 एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी हमने पहले भी पढ़ा मिडाइवल के चैप्टर्स में 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू बैटल ऑफ आम्बर, ठीक है। तो बैटल ऑफ आम्बर के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बैटल ऑफ आम्बर के बारे में। कब हुई थी ये, 1749 में हुई थी। ये सेकेंड कार्नाटिक वॉर का एक मेजर पार्ट था। इनिशिएट की गई थी ये वॉर मुजफ्फर जंग के थ्रू, और इनको सपोर्ट किया था फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने, एंड इट वाज लेड बाय चंदा साहिब। इन तीनों ने मिलकर ये वॉर लड़ी, किसके अगेंस्ट, इन्हें ओवरथ्रो करना था अनवरुद्दीन खान को। अनवरुद्दीन खान कौन थे, ये कर्नाटक के नवाब थे, और इनका जो था सपोर्ट था वो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ था, ठीक है। इस बैटल में बेसिकली अनवरुद्दीन हार गए एंड एट दी एंड उनको मार दिया गया, और चंदा साहिब जो थे उनको कर्नाटक का कंट्रोल मिल गया, ठीक है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे पहली गिवन है, दिस बैटल वाज फॉट इन 1752। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, 1749 में हुई थी। इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन, ठीक है। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वन ओनली, जो हमें इनकरेक्ट बताना है। फिर है, who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? तो बेसिकली जो यूरोपियंस पहले स्टार्टिंग में आए थे वो अपनी मर्जी से अपने मतलब जरूरतों के हिसाब से वॉर लड़ते थे। वो जो नॉर्मली जो प्रोविंसेस में प्रिंसेस थे वो आपस में जो लोग मतलब बेसिकली उनकी वॉर या बैटल चल रही होती थी उसमें वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते थे। वो कहते थे ये इनका मसला है, इन्हें सॉल्व करने दिया जाए। लेकिन पहले यूरोपियन जिन्होंने स्टार्ट करी पॉलिसी कि इंडियन प्रिंसेस के बीच में हम एक को सपोर्ट करेंगे सो दैट हम उनकी टेरिटरीज को अक्वायर कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस कौन लेकर के आया, ये लेके आया डुप्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद यही सेम जो पॉलिसी थी ये बाद में इंग्लिश ने ऑक्यूपाई कर लिया, और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने इतनी सारी टेरिटरीज को अपने अंडर कर लिया। फिर है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो फ्रेंच का हमें बताना है, फ्रेंच ने कहाँ करी थी, तो इन्होंने भी सूरत पे ही करी थी, ठीक है। कब करी थी, 1668 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुई 14। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो ये थे कोलबर्ट। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी फ्रेंकाइज पोर्ले कॉमर्सिस देस इंडेस ओरिएंटलिस। तो बेसिकली कंपनी फ्रेंचाइज कॉमर्स एंड इंडियन ओरिएंटल्स करके ये नाम होगा, बट ये फ्रेंच में दिया हुआ है, ठीक है।
रिकमेंडेशन था कोलबर्ट का 1664 में, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डच। तो ये थी चिंसूरा की और हुगली की, दोनों ही थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना एट विच ईयर। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली अभी बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन है कि पटना में कब एस्टैब्लिश किया गया था डच फैक्ट्री। तो ये था 1632 में, ठीक है। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि इट वाज क्लोज डाउन इन द सेम ईयर ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ था शायद बाद में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर, अगेन सेम क्वेश्चन 1632। अब देखो 65th में पूछा और फिर यही क्वेश्चन को 69th में पूछा। अगेन मल्टीपल टाइम्स मैं बोल चुकी हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। मैच द फॉलोइंग डच फैक्ट्रीज विद देयर ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो हमें मैच करना है यहाँ पे क्या क्या गिवन है। भीमलीपट्टनम, यहाँ पे देख लेते हैं, भीमलीपट्टनम 41, कराईकल 45, कोचिन 1663, चिंसूरा 1653। फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इसी वजह से जो फ्रेंच है वो अपनी पावर को एस्टैब्लिश करके वहां नहीं रख पाए। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो लूसेंट है, लूसेंट में ये बहुत अच्छे से गिवन है एक छोटे से बॉक्स में कि कौन सी कंपनीज आई किस तरीके से एंड क्रोनोलॉजी क्या थी उनकी। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा है। तो सीक्वेंस ऑफ अराइवल हमारा क्या है, पहले है पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच, ठीक है। तो ये है हमारा, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है अराइवल, ठीक है, हमारा कैच वर्ड है अराइवल। अगर ये पूछा होता है एस्टैब्लिशमेंट तो फिर इंग्लिश पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1600 में, डच हुई 1602 में, लेकिन डच पहले आए इंडिया में और पोर्चुगीज इंग्लिश बाद में। फिर है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो पौंडीचेरी वाज एनेक्स्ड बाय फ्रेंच, फिर गोवा के ऊपर था पोर्चुगीज, फ्रैंक्यूबार दानिश एंड सद्रास इज डच। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोरा, शोरा का मतलब सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। तो ये कहाँ मिलता है, बिहार में ही मिलता है, ठीक है। सॉल्ट पीटर एंड ओपियम फ्रॉम बिहार। अगला है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो अगेन सेम क्वेश्चन, बिहार। What was the chief economic foundation of the triangular commerce between India, China and England? तो इसका जो मेन था चीफ पूछा। यहाँ पे वैसे सिल्क, ब्लैक पेपर ये सब भी चाहिए होता था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स में इसी की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था क्योंकि ऑप्शन तो सारे सही हैं, तो मोस्टली लोगों ने मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन किया था, बट इसका आंसर है बी ओनली, ओपियम। 70th में ही पूछा हुआ सवाल है ये। Who among the following Europeans was the last to come to pre-independent India as traders? तो सबसे लास्ट में आए थे वो थे फ्रेंच में, ठीक है। कब कब आए थे ये यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। Which of the following places Dutch established their trading centers? तो डच का ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ है, नागपट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, सब ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव हो गया आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। हमें बताना है कि ये सब इंडिया में ब्रिटिश ने लेकर के आए थे, बेसिकली ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, तो ये तो मिडाइवल टाइम से ही हो रहा था, तो इनकरेक्ट हो गया। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये तो बाबर लेकर के आए थे, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, इंग्लिश के टाइम से नहीं हो रहा था, बहुत पहले से पोर्चुगीज ने एस्टैब्लिश किया था, तो ये भी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। Who remarked about East India Company that the company is an anomaly but it is part of a system where everything is an anomaly? तो ये स्टेटमेंट दिया था जीबी मकॉले ने। With reference to Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, बताना है कि क्या करेक्ट है। तो पहला तो है कि हाँ भाई ये ट्री कब साइन हुई थी, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर को एंड करने के लिए, एंड द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, अभी हमने पढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। विथ रेफरेंस टू द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, तो हमें बताना है कि क्या रीजन थे कि ब्रिटिश की सक्सेसफुल मतलब टेन्योर रहा और फ्रेंच का नहीं रह पाया, फ्रेंच हार गए, उसके रीजंस बताने हैं। गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, तो ऑब्वियसली बंगाल उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल पार्ट था कंट्री का, और उन्होंने वहीं से वेल्थ हासिल करी और ढेर सारा मैन पावर भी उन्हें असिस्ट करने के लिए, तो स्टेटमेंट सही है। एंड नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश, तो ऑब्वियसली वाटर पॉलिसीज वगैरह में या वाटर वॉरफेयर में ब्रिटिश के पास ज्यादा बेटर पावर्स थी, तो हो जाएगा आंसर बोथ 1 and 2। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ कंपनीज। अब एक इसी के साथ छोटा सा है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, तो थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी होगी है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से है क्वेश्चंस।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर? तो ये थे मुर्शीद कुली खान। ठीक है, अब ये सारी वो स्टोरीज है कि जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मिलता है कि किस तरीके से फारूक सियाद ने प्रमोट किया मुर्शीद कुली खान को, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया, कब बनाया, 1717 में बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनके बेटे सॉरी दामाद थे शुजाउद्दीन, वो बने अगले गवर्नर। ठीक है, इसके बाद फिर किस तरीके से फादर इन लॉ मतलब आगे फिर ब्रिटिशर्स आने लग गए और फिर उनको ड्यूटी फ्री पास जिसको दस्तक बुलाते थे वो ग्रांट होने लगे, फिर उनका उन्होंने मिस यूज किया, और इसी तरीके से आगे कंप्लीट मतलब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये उसकी ब्रीफिंग हो गई, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर है द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर, अगेन मुर्शीद कुली खान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? तो कौन सी वॉर थी सबसे पहले? तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई? 1757 में हुई, 23 जून। ठीक है, इस वॉर से ही जो ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके अपना जिसको कहते हैं ना राज्य स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इंडिया के ऊपर, इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी। और ये किस किसने लड़ी थी? ठीक है, ब्रिटिश ने हराया था नवाब सिराजुद्दौला को, और ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो फोर्सेस थी वो अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव थे। और नवाब की आर्मी में 3 ट्रेटर्स थे जिन्होंने इवेंचुअली नवाब की आर्मी में रहकर के ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था। इनका नाम था मीर जाफर, यार लतीफ खान एंड राय दुर्लभ। ठीक है, और फिर बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने क्योंकि मीर जाफर ने हेल्प करी थी उन्हें जिताने की, तो मीर जाफर को बना दिया था गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी फाउंडेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लेकिन फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर जो 64 में हुई, इट एक्चुअली स्टैब्लिश ब्रिटिश सुपीरियोरिटी इन इंडिया। तो उसके भी अपने रीजन है, बट पहली जो बैटल थी वो बैटल ऑफ प्लासी थी। फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय अगेन बैटल ऑफ प्लासी was fought in the year, पता होना चाहिए, 1757. सिराजुद्दौला was defeated by Lord Clive in the battle of Plassey. Who was the founder of British Empire in India? तो ये थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इन्हीं के अंडर जो फोर्सेस थी वो जीती थी। Who among the following has been called as a heaven born journal? तो ये भी इनको ही बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। बैटलफील्ड ऑफ प्लासी, तो अब अगेन ये बैटलफील्ड कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल के एरिया में। Which of the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? तो ये थे मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल ही थे। The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of British in India is, तो अब ये देखिए सुप्रीमेसी की जहां पे बात हुई, मोस्ट डिसाइसिव बैटल, बैटल ऑफ प्लासी तो इनिशिएट किया था, लेकिन जो डिसाइसिव बैटल थी वो बैटल ऑफ बक्सर थी, इसलिए यहाँ पे हम चूज करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुई थी? 22-23 अक्टूबर 1764। यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने हराया मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुगल एम्पायर शाह आलम टू, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हराया, और फिर उन्होंने बेसिकली जो जिसे कहते हैं बंगाल का रीजन अपने अंडर कर लिया था, दीवानी राइट्स उनको मिल गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, इट वाज बैटल ऑफ बक्सर। Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy? तो ये भी है थी बक्सर। Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of Buxar? तो ये थे शाह आलम टू। Who was the Nawab of Bengal when the Battle of Buxar was fought? तो ये थे मीर जाफर। Which treaty was signed after the Battle of Buxar? तो ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अभी मैंने बताया। Which one of the following rulers had granted दीवानी to the East India Company? तो ये थे शाह आलम टू अंडर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ठीक है, कब साइन हुई थी? 12 अगस्त 1765 में साइन हुई। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ये ग्रांट कर दी गई थी ऑफिशियली ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बन गए गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ब्रिटिश रूल था वो एक्सपैंड हो गया और इनको प्रिजनर्स बना लिया गया, शाह आलम को और बहादुर शाह टू को बिकेम द पेंशनर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये दिया मुगल एम्पायर ने, ऑब्वियसली उन्हीं के पावर में था। In which governor's tenure Diwani rights of Bengal, Bihar, Odisha were granted to East India Company by Emperor Shah Alam. तो again ये होगा Lord Clive. Emperor Shah Alam II gave Diwani of Bengal, Bihar, Odisha to East India Company on, तो अभी हमने तारीख देखी 12 अगस्त 1765. Who was appointed Deputy Diwan of Murshidabad by Robert Clive after Allahabad Treaty? तो बेसिकली अब इन्होंने डेप्यूटी दीवान मतलब अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये थे मोहम्मद रजा खान जो बने मुर्शिदाबाद के, और शितब राय जो थे ये बने बिहार के, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा है रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा शितब राय फॉर बिहार। With which of the following mountain tribes did the British first come in contact after the grant of Diwani in the year 1765? तो ये थे खासी ट्राइब्स।
फिर है विद रेफरेंस टू हिंदू नायाब वजीर ऑफ अवध सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो अवध के बारे में हमसे पूछा है। तो राजा तिकैत राय वाज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असाफुद्दौला। ठीक है, अब देखिए ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इन डेप्थ वाला है, आता है ठीक है, नहीं आता है तो स्किप कर सकते हैं। यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर 1 एंड 2। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल बैटल बताना है हमें बैटल्स का, ठीक है। तो बैटल ऑफ आम्बुर अभी हमने देखी थी 1749 में हुई, फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757, वांडी वॉश, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। वांडी वॉश जो है वो 1760 में है, ठीक है, 1760 में है। लास्ट में बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो इसीलिए बैटल्स की भी क्रोनोलॉजी आपको रफली पता होनी चाहिए। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो ये कौन हारे थे? तो ये थे काउंट लाली। इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था फ्रेंच को। फेमस बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। तो इट वाज अगेंस्ट द फ्रेंच। 66 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, हमको बताना है। तो बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे लिखा है मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, तो इनकरेक्ट है। चिलियावाला डलहाउसेस वर्सेस मराठास, ये भी इनकरेक्ट है। बैटल ऑफ खुर्दा भी इनकरेक्ट है। एक ही सिर्फ यहाँ पे करेक्ट दिया, वो है बैटल ऑफ वांडी वॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, तो ये आंसर करेक्ट है। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो थी अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू वर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस। उसके बाद है वांडी वॉश तो सही था। बैटल ऑफ चिलियावाला जो थी वो ब्रिटिश आर्मी और सिख आर्मी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ खुर्दा मराठास अगेंस्ट निजाम, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। तो ये थे मराठास, ठीक है। अर्ली टाइम पीरियड में मराठास ने बहुत कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने की, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली वाज ट्रैप्ड पेशवा इन द केज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस 1802 में। और इसके बाद से फिर हेस्टिंग्स ने एस्टैब्लिश कर ली थी ब्रिटिश सुप्रीमेसी आफ्टर डिवास्टेशन ऑफ रेमिनेंट स्ट्रेंथ ऑफ मराठास। तो बेसिकली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी तो मराठास जीत गए थे, ये लोग हार गए थे, और तब साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी थी। बट फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने किसी तरीके से पेशवा को फंसा लिया सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में 1802 में, और 1818 आते आते मराठास को बिल्कुल ही खत्म करके लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली। तो ठीक है, थोड़े से हेवी चैप्टर्स ही रहेंगे क्योंकि सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा है मॉडर्न इंडिया का पार्ट, बट ठीक है, साथ में ये करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, या तो टेलीग्राम पे बताएं या कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। सो पढ़ते रहिए। टिल देन सी यू, बाय।